बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज इस बुलेटिन में बात होगी चीन को दी गई चेतावनी की, सरकार पर राहुल गांधी के कटाक्ष की, जानेंगे कि बिहार में एनडीए में क्यों आई खटास। साथ ही बात होगी बंगाल में कांग्रेस के महाप्लान की और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर लगे ब्रेक की, और आखिर में बात बेरोजगार हुए कर्मचारियों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर दिन भर की सुर्खियों पर। केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, झुग्गियों पर चलेगा बुलडोजर, केजरीवाल ने गरीब जनता को ठगा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कांग्रेस राजद को घेरा, कहा पीएम मोदी की तरह नहीं ले सकते फैसला। कांग्रेस राजद को हालात को समझने और सही फैसले करने में बताया सुस्त। मुंबई की पीओके से तुलना करने के मामले पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत के रुख में नरमी, कहा कंगना से कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये महाराष्ट्र का मामला है। रविवार को जारी होगा आईपीएल के 13वें सीजन का शेड्यूल, आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने दी जानकारी। 19 सितंबर से होनी है टूर्नामेंट की शुरुआत। और सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निजीकरण से पहले कर्मचारियों को तोहफा, बीपीसीएल के कर्मचारियों को बेहद सस्ती कीमत में शेयर खरीदने का मिलेगा ऑफर। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एलएसी पर भारत चीन की सेना के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हैं। इसी के चलते दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच भारत और चीन के रक्षा मंत्री के बीच रूस में बैठक हुई। इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है। तो बैठक में क्या रहा भारत का रुख, इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पिछले 3 महीने से चीन एलएसी पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ रही है। ये विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की रक्षा मंत्री जनरल वई फेंघई से रूस की राजधानी मॉस्को में मुलाकात की। आपको बता दें कि सीमा विवाद शुरू होने के बाद ये पहली बार है कि भारत और चीन की इतने बड़े स्तर पर मीटिंग हुई है, ताकि एलएसी पर चल रही तनातनी को खत्म किया जा सके। 2 घंटे 20 मिनट तक चली इस मीटिंग में भारत ने चीन से 2 टूक कह दिया है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति छोड़ देगा तो एलएसी पर शांति कायम हो सकती है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेते हुए भी चीन का नाम लिए बगैर गैर विस्तारवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान, एक दूसरे पर भरोसा करना और आपसी सहयोग को एससीओ क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया था। इससे पहले आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी ये कह चुके हैं कि एलएसी पर हालत तनावपूर्ण है, लेकिन भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है। बता दें कि पैंगोंग झील इलाके में चीन ने 5 दिन पहले झील के दक्षिणी तट पर कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिण तट के सामरिक महत्व वाले कई ऊंचे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और आगे भी चीन की किसी भी गतिविधि को नाकाम करने के लिए फिंगर 2 और फिंगर 3 क्षेत्र में मौजूदगी को बढ़ाया है। तो अब रक्षा मंत्री ने भी बैठक में चीन को विस्तारवादी नीति छोड़ने की चेतावनी दे डाली है। राजीव जी, चीन के साथ लद्दाख रीजन में जो विवाद शुरू हुआ है, उसमें अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत होती है, सहमति भी बनती है, लेकिन बातचीत खत्म होने के साथ ही सहमति भी खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ आज की बैठक में दिखा, जहां विवाद का हल बातचीत से निकालने की सहमति बनी। वहीं इस सहमति के थोड़ी देर बाद ही चीन की तरफ से बयान आ गया कि वो अपनी 1 इंच भूमि वापस लेकर रहेगा और एलएसी पर विवाद के लिए उसने भारत को यूं ही पूरी तरह से जिम्मेदार भी ठहरा दिया। ऐसे में इस विवाद का हल कैसे निकलेगा? जी सृष्टि, मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेने गए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन
के रक्षा मंत्री के साथ अलग से बातचीत भी हुई है। बीते मई से दोनों देशों के बीच जिस तरह तनाव बरकरार है, तनाव लगातार बढ़ रहा है, उसमें ये अच्छी बात है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री भी आमने सामने बैठे हैं और इस तनाव पर चर्चा की है। वैसे भारतीय और चीनी सेना के अधिकारी लगातार बात कर ही रहे हैं, फिर भी इस विवाद का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। ये साफ नजर आ रहा है सृष्टि कि चीन बार बार वादे से मुकर रहा है, अपनी बात से पलट रहा है, जिस वजह से तनाव खत्म नहीं हो पा रहा है। वो भारत के हिस्से वाली जमीन पर जबरन दखल कर रहा है। भारत के जवान तो दिन रात मुस्तैदी से सीमाओं की रक्षा कर ही रहे हैं। अब बारी ये है कि सरकार इस पर जागे और सरकार आगे बढ़े। जो बात रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री कर सकते हैं, वो बात हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते, ये समझ से परे है। मोदी जी चीन का नाम लिए बिना उसे चेतावनी दे रहे हैं। अगर ऐसा करने से समस्या का समाधान होता तो बात ही क्या थी। लेकिन अब जब ये दिख रहा है कि चीन की सरकार और चीन की सेना दोनों ही भारत को लगातार चुनौती दे रहे हैं, तो नाम न लेना या कुछ ऐप्स बंद करने का ढोल पीटना काम नहीं आने वाला है। इसके लिए भारत को भी सख्त फैसले लेने की जरूरत है। अब बात करते हैं अगली खबर की। मुद्दा चाहे महामारी को हो या फिर रोजगार का, चीन का मामला हो या अर्थव्यवस्था का, विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार पर सवाल कर रहा है। खासतौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के तेवर सरकार को लेकर तल्ख बने हुए हैं। उन्होंने वीडियो सीरीज की शुरुआत की है, जिसके सहारे वो सरकार को घेर रहे हैं। इस बार राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें उन्होंने सरकार पर न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण की बात उठाई है। राहुल ने वीडियो में मोदी सरकार की कौन कौन सी कमियां गिनवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने एक वीडियो के जरिए मोदी सरकार को आईना दिखाया है और न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण को सरकार की सोच बताया है। उन्होंने साथ ही ये दावा भी किया कि कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है और मित्रों को आगे बढ़ाना है। राहुल ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए एक खबर का लिंक साझा किया और कहा, मोदी सरकार रोजगार, बहाली, परीक्षा के परिणाम दो, देश के युवाओं की समस्याओं का समाधान दो। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने रोजगार और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने #विकास गायब है के साथ ट्वीट किया और कहा, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। इकोनॉमी को लेकर भी राहुल गांधी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को वीडियो जारी कर कहा, मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। नोटबंदी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा, जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया। यानी देश की अर्थव्यवस्था को नोटबंदी से नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश की चरमराई अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज कर $10 खरब की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बना रहे हैं। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह भारत का ये सपना भी बिल्कुल निराधार है। राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल के सवालों से सरकार मुश्किल में दिख रही है। वैसे मोदी सरकार ही नहीं बल्कि एनडीए ही मुश्किल में दिख रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं और एनडीए में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। बिहार में एलजेपी एनडीए को छोड़ने का मन बना रही है। एलजेपी की तरफ से बड़ा कदम उठाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या है चिराग का प्लान, जिससे परेशानी में पड़ सकता है एनडीए। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव के पहले एनडीए में उठापटक मची हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी एनडीए से अलग हो सकती है। वैसे एलजेपी के समर्थन वापस लेने पर नीतीश कुमार को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो विधानसभा में बहुमत में बनी रहेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जरूर एनडीए का खेल खराब हो सकता है, क्योंकि बिहार में करीब 5% आबादी पासवान समाज की है और इन पर एलजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ वोट की अहमियत है, तो वहीं 5% वोट किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकता है। दरअसल एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान काफी समय से नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे। उनकी ओर से अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार भी दिए जा रहे थे, जिसमें वे नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं। हाल में ही एलजेपी की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था, जिसके इश्तिहार में चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर तंज कसा था। वो लड़ रहे हैं राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। चिराग यही नहीं रुके, उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि एलजेपी बिहार में नीतीश सरकार से समर्थन वापसी लेने का विचार कर रही है। उसके लिए सोमवार को पार्टी ने बिहार संसदीय समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में नीतीश सरकार से अलग होने का फैसला भी लिया जा सकता है।
पार्टी केंद्रीय स्तरों पर तो एनडीए के साथ बनी रहेगी, लेकिन बिहार में वो एनडीए से अलग हो जाएगी। पार्टी जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारने का फैसला कर सकती है। चिराग के तेवर जहां जेडीयू और नीतीश को लेकर तल्ख होते जा रहे हैं, वहीं नीतीश ने एलजेपी को जवाब देने के लिए जीतन राम मांझी को आगे कर दिया है। मांझी ने कहा कि अगर लोजपा जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी तो दूसरी पार्टी भी ऐसा ही करेंगी। जहां एलजेपी के उम्मीदवार होंगे, वहां जेडीयू के उम्मीदवार ताल ठोक सकते हैं। दरअसल पूरा मामला सीटों के बंटवारे को लेकर उलझा हुआ है। चिराग पासवान की दावेदारी 80 सीटों पर है, लेकिन वो 40 से कम पर समझौता नहीं करना चाहते, जबकि नीतीश कुमार लोजपा को 25 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सीटों को लेकर बिहार में एनडीए गठबंधन बिखर सकता है। एक तरफ बिहार में एनडीए में खटास बढ़ती जा रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी सिंधिया को लेकर बीजेपी में खटास बढ़ रही है। चुनाव आयोग ने जब से ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा के साथ ही मध्य प्रदेश के उपचुनाव होंगे, तब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि ये चुनाव सिंधिया से ज्यादा शिवराज के लिए अहम है। अगर हार मिली तो सत्ता हाथ से चली जाएगी, इसीलिए बीजेपी लगातार रणनीति में बदलाव कर रही है। यहाँ तक कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी किनारे कर दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद शिवराज ने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अब उसे बचा पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि जब से सिंधिया आए हैं तब से नेताओं के बीच नाराजगी का दौर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही सीएम शिवराज रूठे बैठे हैं, जिन्हें मनाने के लिए कई बार कोशिशें की जा चुकी है, लेकिन अब तक तल्खियां दूर नहीं हुई है। ये दूरी शिवराज को सत्ता से दूर कर सकती है। यही वजह है कि अब बीजेपी सिंधिया से किनारा करने लगी है। पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बढ़ते कद से चिंतित और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का मोर्चा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संभाल लिया है। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठकों का दूसरा दौर जारी है और अगले 2 दिनों में शेष विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने का कार्यक्रम है। पार्टी ने रणनीति बनाई है कि सिंधिया के दौरे अब बेहद कम होंगे। शिवराज सिंह खुद प्रचार की कमान संभालेंगे। दरअसल उपचुनाव वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी को लगातार फीडबैक मिल रहा था कि सिंधिया के आने के बाद से जमीनी कार्यकर्ताओं में शंकाओं, सवालों के साथ नाराजगी भी है। इस पर पार्टी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जिम्मा तोमर और वीडी शर्मा को सौंप दिया। उनकी बैठक में सामने आया कि ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर प्रदेश की अन्य सभी उपचुनाव वाली सीटों पर सिंधिया की ही चर्चा होगी। हालांकि सिंधिया और समर्थक जब आते हैं तो उनके सामने भाजपा कार्यकर्ता असहज महसूस करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा की बैठकों में जमीनी कार्यकर्ताओं को 2 टूक निर्देश देने के बजाय राय ली जा रही है। उनकी शंका और सवालों का समाधान किया जा रहा है। एक सहज सवाल ये होता है कि क्या सिंधिया समर्थक को टिकट मिलेगा? यही सवाल लगातार पार्टी में विवाद को जन्म दे रहा है। इस सवाल के समाधान के लिए शिवराज ने सिंधिया से ही किनारा कर लिया। एक तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए परेशान दिख रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी परेशान दिख रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2021 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिलहाल मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी अब जीत का परचम लहराने की जुगत में लगी है, इसीलिए वो लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। लेकिन चौधरी का मूड बदलता दिख रहा है, जो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। पश्चिम बंगाल की सियासत में अपने कदम जमाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। पार्टी को ऐसे मजबूत नेतृत्व की तलाश है जो हाथ को मजबूत बना सके। सोमेन मित्रा के जाने के बाद कांग्रेस को नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। तमाम नेताओं के नाम रेस में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये जिम्मेदारी सिर्फ सियासत के उस बंगाल टाइगर को सौंपना चाहती है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की लाज बचाई थी, जिसके फैन खुद प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। जी हाँ, लोकसभा में नेता विपक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में नेता उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान भी ये चाहता है कि बंगाल में अधीर जैसे नेता पश्चिम बंगाल की कमान संभालें। सूत्रों के मुताबिक एक नहीं 3 बार उन्हें सोनिया गांधी की तरफ से ये संदेश भेजा गया है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी हाईकमान को ये संदेश दे दिया है कि किसी और को मौका दिया जाए। इनके इनकार के बावजूद 3 दिन तक संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को उन्हें कहा। ऐसे में पार्टी नेतृत्व की तरफ से आ रही दरख्वास्त को लेकर अधीर पसोपेश में पड़े हुए हैं। दरअसल अधीर के कदकाठी का नेता कांग्रेस पार्टी के खास पश्चिम बंगाल में नहीं है।
उनकी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हमेशा आर पार की लड़ाई रही है। ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि तब से है जब अधीर रंजन ने अपनी सियासी करियर को शुरू किया था। उनको विधानसभा टिकट देने के खिलाफ ममता बनर्जी ने पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि 5 बार से सांसद रहे अधीर रंजन के अलावा ये जिम्मेदारी कोई और नहीं संभाल सकता, इसीलिए उनके नाम पर कांग्रेस जोर दे रही है। अब देखना ये होगा कि क्या अधीर भी अडिग रहते हैं या फिर कांग्रेस की नैया पार कराने में मुख्य किरदार साबित होते हैं। बंगाल चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये अपने तय समय पर ही होंगे, लेकिन बुलेट ट्रेन जिसे लेकर पीएम मोदी ने देश को बड़े बड़े सपने दिखाए हैं वो अपने समय पर शुरू नहीं होगी, ये भी तय मानिए। जी हाँ, मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को रफ्तार पकड़ने में थोड़ा समय और लग सकता है। पहले ये प्रोजेक्ट 2023 में पूरा होने वाला था, लेकिन अब 2028 तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी परियोजना एक बार फिर अटक गई है। तो दिखाते हैं आपको क्या है बुलेट ट्रेन की रफ्तार थमने का कारण। भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में लगातार रुकावटें आ रही हैं। मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू होने वाली पहली बुलेट ट्रेन को देखने के लिए अब देशवासियों का इंतजार 5 साल और बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है विश्व भर में फैली महामारी, साथ ही जापानी कंपनियों की कम हिस्सेदारी, नीलामी के लिए बोली लगाने वालों के अनुचित रेट की वजह से कैंसिल हुए टेंडर, भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट समेत कई वजह से भारत की पहले बुलेट ट्रेन परियोजना अटक गई है। प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन माने जा रहे 21 किलोमीटर के अंडरग्राउंड स्ट्रेच के लिए जापान की तरफ से हिस्सेदारी नहीं मिली है। 21 किलोमीटर के इस अंडरग्राउंड स्ट्रेच में से 7 किलोमीटर का सेक्शन मुंबई के पास समुद्र से होकर गुजरेगा। अभी तक इसे लेकर डील फाइनल नहीं हो सकी है। 21 किलोमीटर के स्ट्रेच के निर्माण के लिए एडवांस बोरिंग मशीन और स्पेशल टेक्निकल मेथड की जरूरत पड़ेगी, जिसमें महाराष्ट्र के नजदीक फ्लेमिंगो सेंचुरी को बचाए रखना भी मकसद होगा। इसको पूरा करने के लिए 60 महीनों से अधिक के समय की जरूरत पड़ेगी। जापानी कंपनियों की तरफ से 11 टेंडर्स की बोली अनुमानित दर 90% अधिक की लगाई गई। हालांकि भारत ने अधिक दर देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी जमीन अधिग्रहण की वजह से दिसंबर 2017 में शुरू होने वाला काम अभी अटका पड़ा है। महाराष्ट्र में 430 हेक्टेयर जमीन में से करीब 100 हेक्टेयर का अधिग्रहण भी हो चुका है। वहीं गुजरात में करीब 1000 एकड़ के अधिग्रहण का काम इस साल के आखिर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। रेलवे ने अब इस परियोजना के अक्टूबर 2028 में पूरा होने का अनुमान लगाया है। पहले प्रोजेक्ट पूरा होने की टाइमलाइन दिसंबर 2023 तक तय थी, यानी 508 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल की स्पीड पर अभी 5 साल और ब्रेक लग गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ती बेरोजगारी की। देश में नौकरी लोगों की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, क्योंकि रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। युवाओं के पास डिग्री होते हुए भी नौकरी नहीं है। वहीं दूरसंचार कंपनी BSNL ने एक ऐसा आदेश दिया है जिस वजह से करीब 20,000 कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या कदम उठाएगी BSNL, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के इस दौर में देश में रोजगार और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर परेशानी बढ़ गई है। नौकरी कर रहे लोगों को भी अब बेरोजगार किया जा रहा है। एक ऐसा ही आदेश दिया है BSNL ने। दरअसल BSNL ने अपनी सभी इकाइयों को ठेका कार्यों पर खर्चों में कटौती करने का निर्देश दिया है, जिससे 20,000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी जानकारी BSNL कंपनी के कर्मचारी यूनियन ने दी है। एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से ये भी बात पता चली है कि कंपनी के 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पहले ही बाहर किया जा चुका है। साथ ही ऐसे कर्मचारियों को पिछले 1 साल से ज्यादा का भुगतान नहीं किया गया है। यहाँ तक कि VRS के बाद भी BSNL अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे रही है, जिसकी वजह से 13 ठेका श्रमिक आत्महत्या कर चुके हैं। बता दें कि हाल ही में BSNL ने सभी मुख्य महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर खर्च को कम करने और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से काम लेने में कटौती करने को कहा था। जाहिर है देश आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन सरकार को अपना ही अपना राग अलापने से फुर्सत नहीं है। अब देखना है कि हर हाथ को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार इन 20,000 कर्मचारियों के लिए क्या करती है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।